देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों के स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। पीएम ने इस दौरान दुनिया में मानवता के कल्याण की बात कही और सबका विश्वास और सबका साथ का आह्वान किया। यहाँ सबसे रोचक बात जो देखने को मिली वो थी G20 समिट के दौरान पीएम मोदी की नेम प्लेट। दरअसल प्रधानमंत्री के सामने रखी नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ नजर आया। इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। दरअसल इन दिनों देश में इंडिया बनाम भारत को लेकर तगड़ी बहस चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया का नाम हटाकर केवल भारत किया जा सकता है। इस बीच पीएम मोदी के नेम प्लेट पर भारत शब्द को देख कहीं न कहीं कयास और बढ़ गए हैं। हालांकि पीएम मोदी के नेम प्लेट पर भारत शब्द के लिखे जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। स्मृति ईरानी ने लिखा कि उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। किसी देश की आधिकारिक बैठक होती है तो उसके प्रतिनिधि के सामने प्लेट पर उस देश का नाम भी लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि बैठक में मौजूद व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देश से इंडिया का नाम हटाने की चर्चा उस वक्त शुरू हो गई थी जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का निमंत्रण भेजा था, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। इसके बाद से ही विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार का जमकर विरोध किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से राजनीतिक विवाद से बचने की हिदायत दी थी। तो G20 की दरअसल शुरुआत होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और G20 की ये दो बैठकें जो हो रही हैं, तकरीबन 17 बैठकें दरअसल बताया जा रहा है कि होंगी। उसके साथ साथ तमाम जो चुनौतियां हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में बनी हुई हैं, उससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे इस बैठक के जरिए निकलकर सामने आएगा। लेकिन भारत और इंडिया को लेकर भी एक तरफ की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जहां संबोधन कर रहे थे उसके आगे अमूमन इंडिया लिखा रहता है, लेकिन उस प्लेट पर दरअसल इस बार भारत लिखा हुआ था। इसको लेकर अलग तरीके की सियासत भी है। इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अश्विनी राणा जी अर्थशास्त्री और बैंकिंग एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी बहुत स्वागत आपका। और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आलोक जी आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अश्विनी जी आपसे कर रहा हूं, बैंकिंग एक्सपर्ट के तौर पर अगर हम समझें इन सारी चीजों को, निवेश के हिसाब से अगर हम सारी चीजों को समझें तो किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट G20 का ये सम्मेलन और किस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं हम? देखिए कि अगर हम देखें कि जो G20 का प्रारंभ वो आर्थिक विषयों को लेकर ही हुआ था जब विश्व में मंदी आई थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से राष्ट्र अध्यक्ष भी इसमें जुड़ते गए और पहले ये इसका जो एक आयाम था, जो इसका दायरा था वो आर्थिक पक्षी था, लेकिन आस्ता आस्ता और भारत ने इस बार इसके अंदर और भी आयामों को जोड़कर जो पूरे देश में बैठकें की हैं, उससे एक माहौल, एक मैसेज देने के लिए विश्व में देने की कोशिश की है कि भारत एक सक्षम भारत है और हम जो है सहयोग की भूमिका में रहना चाहते हैं। और उस सहयोग के कारण हम ये नहीं कि हम सिर्फ डोमिनेट करें या हम किसी एक ग्रुप के साथ अलाइन हो जाएं, या यूएस है या रशिया है, तो उसके कारण से और इस सारी चीजों को दिखाने का जो बैठकों के थ्रू मतलब था, वो चाहे पर्यावरण हो, वो रोजगार हो, वो शिक्षा हो या एनर्जी हो, तो उसके कारण से पूरे विश्व में एक मैसेज गया है कि भारत जो है वो सबका सहयोग करने के लिए तैयार है और भारत सहयोग की भूमिका में रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो कहा है कि हम
ग्रोथ चाहते हैं, सबकी ग्रोथ चाहते हैं, सबका डेवलपमेंट हो, लेकिन वो मानवीय आधार पर हो। यानी मानवीय पर्यावरण को हम इग्नोर करके जो है ग्रोथ जो है मानवता रहित जो है ग्रोथ बिल्कुल करके हम बिल्कुल। ग्रोथ नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीजें होंगी तो लोगों का फोकस इस देश की ओर होगा, लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे या यहाँ से जो हम जो जो बना रहे हैं सामान उसको अगर दूसरे देशों को हम बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जी तो निश्चित रूप से कारण क्या है कि जो अगर हमें यहाँ पर लोग बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर उसकी, लेकिन वो प्रोडक्ट्स को हमें बेचना भी है, तो उसके लिए भी एक लोगों का विश्वास जो है चाइना के बाद इस देश के ऊपर बन रहा है और उसकी तस्वीर यहाँ से जो एक मैसेज जाएगा जी। वो और जो है अच्छा तरीके से जाने वाला है। चाइना का ना होना और रशिया की भी लगभग कुछ हद तक जो दूरी है उसको किस तरीके से देखें, क्या इससे कोई इंपैक्ट पड़ता है G20 को लेकर? क्योंकि हालांकि एक और देश का ऐलान जो है वो देश के प्रधानमंत्री की ओर से ही कर दिया गया। अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन का जिक्र उनकी ओर से किया गया है और ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है इस सदस्य के आने के साथ साथ ये तय हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया। बिल्कुल, आप देखिए पिछली बार जो बैठक हुई G20 उसमें भी रशिया नहीं था। रशिया अपनी वार में उलझा है और वो उससे निकलकर और इस प्रकार के किसी भी मंच पे आना, सामने वो नहीं आना चाहता। चाइना की भी जो हालत है, कुल मिलाकर चाइना अपने जो जाल में ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। चाइना ने जिस प्रकार से सब लोगों के साथ जो शोषण करने की जो राजनीति की थी, जिस प्रकार से उसने छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर उससे फंसा कर, तो उसमें वो खुद ही फंसता जा रहा है। तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था ही खराब होती जा रही है, एक के बाद एक वहां जो उनके किले हैं ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए चाइना अगर नहीं भी आता है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और लोगों का जो विश्वास था, जो वो जिस प्रकार से वहां पर जो सप्लाई चेन चाइना में थी, लेकिन वो किस आधार पर थी अगर आप वहां देखें तो वहां लेबर के साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार करके वो वहां पर काम करवाया जाता था। यानी वहां पर कुछ भी लेकिन देश के अंदर जो अभी इतनी बैठकें हुई हैं, 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं, तो उसके थ्रू पूरे प्रतिनिधियों ने देखा है कि देश में किस प्रकार से विकास हुआ है और किस प्रकार से प्रगति है, किस प्रकार देश जो है वो पूरे विश्व को, और मोदी जी का जो आपने संदेश अभी दिया है वो निश्चित रूप से भारत की सोच विश्व कुटुंब की बात करते हैं, वो विश्व कल्याण की बात करते हैं, मतलब हमारा उत्थान हो। लेकिन किसी दूसरे के उसके ऊपर हम उत्थान नहीं करना चाहते, सहयोग करके हम सबका जो है उत्थान और प्रगति चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो इन सारे मैसेजेस को कैसे समझेंगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जहां पर जरूरत चीज़ों को लेकर नहीं है, लेकिन वो फिर क्यों, किस तरीके से, किस दिशा में आगे बढ़ें, ये भी सबसे बड़ी बात हो जाती है। अभी हम लगातार बायलैटरल जो टॉक दरअसल जो हो रही है अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, अभी जापान के प्रधानमंत्री के साथ टॉक कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, उससे पहले ऋषि सुनक की तस्वीर भी हमने साझा की अपनी दर्शकों से। और हमारे साथ आर के भार्गव जी, DIG BSF रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका आर के भार्गव जी। लेकिन आलोक पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक पांडे जी, अगर हम इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल तरीके से समझें, ग्लोबल पॉलिटिकल तो खैर पॉलिटिक्स तो अलग बात है, लेकिन अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, अभी हमने देखा राहुल गांधी की ओर से ट्वीट कर दिया गया। ये एक स्थिति बनी हुई है कि राहुल गांधी ने बताया कि जो दरअसल पश्चिमी मीडिया में छपा है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रशिया हालांकि इसको लेकर काउंटर भी कर रहा है, रशिया का मीडिया इसको लेकर काउंटर भी कर रहा है। गरीबी का जिक्र होना शुरू हो गया कि झुग्गी झोपड़ियों को आपने ढहा दिया, उसके बाद एक बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं। ये क्या जरूरी है ऐसे वक्त पर? नहीं, देखिए, विपक्ष को ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे हमारी विदेश नीति पर उसका प्रभाव पड़े। अभी 2014 के पहले तक भारत में एक समन्वय था कि हम विदेश नीति में एक जैसी बात करते,
लेकिन इधर पिछले 9-10 सालों में हमने देखा कि विदेश नीति में उस समन्वय की कमी है। जब घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं का, जो कि हमारे इंटरनल मैटर की है, बिल्कुल। उसका कभी भी चर्चा इसके पहले नहीं करते रहे। अब राहुल गांधी जी की बात रही, वो अभी यूरोप में है और यूरोप में वो चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे हैं। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि वो भारत के एक विपक्षी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, जिसने भारत में लंबे समय तक शासन किया, 50 साल तक, जिसने भारत की आजादी दिलाने में एक महती भूमिका निभाई, वो चाइना की तारीफ कर रहे हैं, वन बेल्ट वन इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे हैं। यानी पहले उन्होंने पूरी तारीफ कर डाली, फिर उन्होंने भारत के पास तो ऐसा कोई एक मिशन नहीं है, एम्बिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की आलोचना करते करते कहीं राष्ट्र की आलोचना ना करने लगे। और मैं ये राष्ट्र की आलोचना की ओर ही इशारा है, जहां पश्चिमी मीडिया को जवाब देने के लिए रशिया जो है वो सामने आता है, वो काउंटर करता है, और वहीं हिंदुस्तान के अंदर ओपोजिशन में बैठे हुए लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस तरीके का प्रचार करें कि आप गरीबी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, विदेशी मेहमानों से छुपा नहीं सकते, आप छुपा रहे हैं। इस तरीके का ट्वीट सामने आया। देखिए, भारत 142 करोड़ लोगों का देश है। इसमें आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ गए हैं। अभी हमने 13.5 करोड़ लोग मल्टीपल पॉवर्टी से बाहर निकले। केवल गरीब, देखिए पहले सेंसेक्स ये, पहले पैरामीटर ये होता था कि 1800 कैलोरी गांव में और शहरों में और 2100 कैलोरी गांव में जो भोजन कर लेता था वो गरीब नहीं है जी। अब उससे आगे का हमारा पैरामीटर आया, मल्टीपल डायरेक्शन, इसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है और भी अच्छा आवास है। इस आधार पर हमने 13.5 करोड़ लोगों को उस गरीबी से निकाल करके और मिडिल क्लास में शामिल किया है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश जिनकी पॉपुलेशन ही 13.5 करोड़ है, हम 142 करोड़ हैं। इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो अगर हमारे देश में कुछ लोग आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। जो पिछड़ गए हैं उनको हम आगे लेकर के आएंगे। पिछले 1.5 से 2 सालों में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया है। फिर वो हंगर इंडेक्स की बात करते हैं। हंगर इंडेक्स में मैंने कई बार कहा, और ये इस बात की वानगी है कि देश के प्रधानमंत्री की ओर से जो G20 को 21 में कन्वर्ट करने का जो प्रयास उनकी ओर से किया गया, ये उस बात को तस्दीक करता है कि गरीब देशों या फिर उसके बारे में जो सोच दरअसल पहले अलग थी, तो अफ्रीका का अगर हम जिक्र करें, उस सोच को बदलने की दिशा में ये कदम उनकी ओर से उठाया गया G20 के अंदर। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आलोक जी, हमारे साथ आर के भार्गव जी भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आर के भार्गव जी, रक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें, कितना अहम G20 का ये सम्मेलन, क्योंकि बायलैटरल टॉक भी होनी शुरू हो गई है। कल भी 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात देश के प्रधानमंत्री की हुई, जिसमें अमेरिका सबसे अहम। आर के भार्गव जी, देखिए जब इतने देश एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें खास होती हैं जो कि इस तरह की मीटिंग्स को, इस तरह के सम्मेलन्स को असर डालती है। पहली चीज तो इकोनॉमी तो है ही है, हर देश इसके अंदर अपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देखता है। दूसरी चीज उसके पॉलिटिकल हित होते हैं जी, और तीसरी चीज जो है वो होती है उसकी डिफेंस। जी जी, किसी भी कंट्री को जिसके पास अगर उसने इकोनॉमिक पावर बनना है तो उसके लिए अपने देश की डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जितने भी देशों के सम्मेलन होते हैं या इकट्ठा होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देते हैं जी। अभी देखिए, इसी बीच में जो अमेरिका के साथ बात चल रही थी ड्रोन लेने की, जेट इंजन तैयार करने की, वो इस सम्मेलन में उसके ऊपर दोबारा से प्रेशर आया है, जोर आया है उसके ऊपर कि उसको एक्सपीडाइट कैसे किया जाए या उसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं उनको किस तरह से फाइनल किया जाए। तो ये किस लिए है? ये भारत के अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए जी। अगर हम इसमें अभी थोड़ा यहाँ पर शुरू होने से पहले, G20 शुरू होने से पहले जी, प्राइम मिनिस्टर एशियन भी गए थे। तो वहां भी जाने का मकसद क्या था? चाइना को बैलेंस करना। चाइना को बैलेंस करने की क्यों जरूरत है? दोबारा से देश की सुरक्षा को मजबूती देना। उसके लिए जरूरी है कि वो देश जो आपको चैलेंज पोज करता है उसको कंट्रोल में रखा जाए। ये तो एक बात हुई जो कि इसको हम कैसे डील करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़े
देश एक जगह एक आते हैं तो उस समय हम अपने कंट्री को एक शो केस बना करके सामने रखते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं और हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। जी देश ने अभी सुरक्षा के दृष्टि में, सुरक्षा की दिशा में जितनी प्रोग्रेस करी है ये अभूतपूर्व है। इससे पहले हम 90% सामान मंगाते थे, आज हम उस पोजीशन में हैं जहां पर हम दूसरे कंट्रीज को उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल। वो एक्सपोर्ट कहां से होगा? जब तक हम किसी चीज को शोकेस नहीं करेंगे तब तक हम उसको कन्विंस नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए समय समय के ऊपर कहीं कोई ना कोई एक्सपो होती रहती है, कहीं वायुसेना के लिए, कहीं नेवी के लिए, कहीं आर्मी के लिए। उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस यही है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े लेवल के ऊपर जब इतने कंट्रीज इकट्ठे हो गए तो इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि हम अपने आप को दूसरे देशों को दिखाएं कि हम डिफेंस में कहाँ खड़े होते हैं, हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, हम दूसरे देशों की कहाँ मदद कर सकते हैं और दूसरे देश हमसे किस जगह पर मदद ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आर के बारे जी लौट रहा हूं मैं, हमारे साथ डॉक्टर भूषण दीवान जी भी हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, रिटायर्ड विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर भूषण दीवान जी, हम अगर इस सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि बायलैटरल टॉक जो है वो शुरू हो भी चुकी है और लगातार जो जिक्र देश के प्रधानमंत्री की ओर से किया और G20 से 21 का जो जिक्र हो गया है आज, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और आने वाले वक्त में भारत के लिए ये कितना अहम? हेमंत जी, ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है कि अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज का और $2.3 बिलियन जीडीपी का ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप ग्लोबल साउथ कहा जाता है, वो हमारे G20 में जुड़ गया है भारत की पहल पे, मोदी जी की पहल पे जी। इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और जैसे कि अमेरिका ने, बाइडेन साहब ने, नेटो ने, सभी ने चाहा है, क्योंकि इंडिया काफी तरक्की में है और क्योंकि चाइना को भी कंटेन करना है, तो इंडिया को सिक्योरिटी यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की जो बात चल रही है, मेरी समझ में कि जल्द ही होगा जी। और क्यों, इतने सारे देश हमारे साथ G20 में आए हैं और 55 नेशन अफ्रीका के भी आए हैं। तो ये आगे होने ही वाला है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको मौका दे, भारत ने जो डिफेंस की बात की, आप देखिए अभी चंद्रयान हमारा बना जी। और पहले हमें MOM बिल्कुल मार्स ऑर्बिटर मिशन बनी। तो जो हम लोग इंडिया में चीज बनाते हैं वो अमेरिका की एक फ्लैट के बराबर, अमेरिका की एक मूवी के बराबर हमारा खर्चा हो जाता है। अभी उतने में हमारा एक पूरा स्पेस क्राफ्ट बन जाता है, स्पेस मिशन बन जाता है। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, जो फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते हैं M9QA जो ड्रोन्स की 31 ड्रोन दिए जा रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन दिए जा रहे हैं, 31 ले रही है इंडिया। 2007 से चल रहा है मामला, 2017 से चल रहा है। इन बातों को 6 साल लग गए हैं और $3 बिलियन का सौदा है। आप समझिए, अगर वो 31 ड्रोन $3 बिलियन के हैं तो मोटा मोटी 1200 करोड़ 2000 करोड़ का एक ड्रोन पड़ रहा है। अगर इंडिया भी ड्रोन बनाएगा तो आप देख लेना 150-200 करोड़ में बनाएगा। आप समझ रहे हैं जी, जी। इतने सस्ते में बनाएगा तो पूरी दुनिया में हमारे ड्रोन बिकेंगे। टेक्नोलॉजी वही है। तो ये चीज बड़ी भारी चीज है। और इस भारी चीज में क्या पहले चीज क्या झलकी क्या मिली अपने को, हमें डिफेंस कोऑपरेशन चाहिए। तो कई सालों से कह रहा हूँ, हमें उनसे आर्म्स बाद में लेने हैं। सबसे पहले अगर अमेरिका चाहता है हम उनको सपोर्ट करें अगेंस्ट चाइना, हम उनको सपोर्ट करें इंडियन ओशन रीजन में, IOR में उनको मदद करें कि चाइना आगे ना बढ़े। हमारे 3 एक्स चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ताइवान भी गए हैं। अगर अमेरिका से जुड़ना है तो अमेरिका आप ये काम करो, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करो, हमारे यहाँ डिफेंस टेक्नोलॉजी दो, डिफेंस इंडस्ट्री हमारी बढ़ेगी तो भी हम आगे लड़ सकते हैं, तो भी हमें सस्ता पड़ेगा। नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। और उसका पहली जरूरी क्या मिली है, जो F414 जेट इंजन बनने का तैयारी हो रही है, 80% कंटेंट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अमेरिका से होगी। तो वो बड़ी भारी बात है। ये बहुत चीज शुरुआत है। अब ब्राह्मण मिसाइल बड़ी हुई है, कम से 10-15 साल से रशिया के साथ चल रहा है, अब ये चीज अमेरिका से हो रही है। तो ये पहली चीज है, ट्रेलर है और ये आगे बढ़ेगा। हम भी चाहते हैं, उसमें हुआ है इंडेक्स एक्स करके जो एग्रीमेंट बनी है अमेरिका के साथ कंट्री, कोलैबोरेशन ऑन डिफेंस इंडस्ट्री, वो जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो तो ये बड़ी अच्छी चीज है। उसमें क्या होता है, आप कितनी भी बातें कर लें, बात फाइनल यही आती है कि आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास एक्चुअल पावर कितनी है। तो पावर क्या मतलब, मिलिट्री पावर।
मिलिट्री पावर सबसे पहली चीज है, उसके बाद ओवरऑल इकोनॉमिक पावर भी आपकी जरूर आती है, आजकल टोटल पावर की बात होती है। दूसरी बात AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरी बात तो सेमीकंडक्टर चिप्स की जो बात हो रही है, जिसमें चाइना दबा रहा है अमेरिका को। अमेरिका ने ट्रेड एम्बार्गो करके चाइना को हटा रहा है इन चीजों से। किस चीजों से? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स ना बना सके। हालांकि एप्पल का जो है डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है चाइना से, वो सब इंडिया आएंगे। तो AI, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स और साइबर और स्पेस और इवन MRO का हम इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर रहा है अमेरिका। MRO क्या होता है? मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल ऑफ अमेरिकन वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो ये कोऑपरेशन जो बढ़ेगी आगे, इससे ही आगे बात बढ़ेगी और इसी से ही हम इंडिया जो है एक वर्ल्ड पावर के रूप में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं लौट रहा हूं। वाकई में आपने कई बातों पर फोकस किया और इसके साथ साथ ग्रीन क्रेडिट का, सैटेलाइट मिशन का भी आपने जिक्र कर दिया कि उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जुगाड़ अगर सिस्टम का जिक्र करें, जुगाड़ शब्द का अगर जिक्र किया जाए तो हिंदुस्तान के साथ वो जुड़ जाता है। और यही वजह है कि सबसे कम बजट में हमने जो है कई मिशंस को पार पाया है, चंद्रयान 3 का ही अगर हम जिक्र कर लें। और यही वजह है कि अब स्थिति ऐसी है कि नासा से पहले जो चीजें पेलोड के तौर पर हमको लेना पड़ता था, अब ऐसा भी नहीं है, सब कुछ स्वदेशी है। अब आगे की जो स्थितियां हैं सब कुछ स्वदेशी है, वो एक बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान के लिए है। इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ अश्वनी राणा जी भी बने हुए हैं। अश्वनी जी, अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर को बेहतर करने की दिशा में G20 पर अगर हम बात करें तो वो कैसे संभव है, इस दिशा में किस तरीके की बात होगी? IMF का जिक्र कर लें या फिर तमाम, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये जिक्र भी किया गया है कि एक ऐसी स्थिति बनेगी जब सबका साथ सबका विकास होगा, तो शायद ये जो क्रेडिट है, जो डेब्ट्स हैं वो भी खत्म हो, कम हो, शायद बोझ कम हो तमाम और देशों पर, ऐसी भी स्थिति होगी? बिल्कुल, उसकी भी चर्चा की जरूरत है, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर जो डेट है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, वो बहुत ज्यादा है। उसको किसी से कम किया जा सकता है, उसके इंटरेस्ट रेट को कैसे कम किया जा सकता है ताकि उनके ऊपर वो जो बोझ है उसको कम किया जाए। तो वो अगर कम होता है तो मुझे लगता है कि उनको वो अपने देश में और विकास करने की जो मौका मिलेगा। नहीं तो क्या है कि देश और उन एजेंसियों के थ्रू चाइना से भी छुटकारा जो है ये सभी देश जो चाहते हैं। तो चाइना ने जिस प्रकार से ज्यादा ब्याज दर के ऊपर लोगों को लोन दे रखा है और उसके बाद वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन देशों को कब्जाने की जो उसकी नियत है, तो इसलिए क्या है कि भारत की जो योजना है और वो बाकी देशों की सहमति बनाकर सहयोग की भूमिका में आकर जो है हम लोग चाहते हैं कि भाई सभी लोगों का जो है वो विकास हो। तो उस नाते से जो नया आयाम और जुड़ गया कि एक बहुत बड़ा समूह जो है अफ्रीकन कंट्रीज का, अफ्रीकन यूनियन के नाम से जो इसमें जुड़ा है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये नहीं कि भाई सिर्फ एक तरफ विकसित देश है और एक तरफ बिल्कुल अंडर डेवलप्ड देश है। तो जब यानी कि सारी कंट्रीज को एक मंच पर लाने की जो कोशिश है वो आज देश के प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ तौर पर समझी जा सकती है, जिस पर सहमति सभी ने। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो रिसोर्सेज है, चाहे पेट्रोल है या एनर्जी है या जो भी है, वो साझा किया जा सके, यानी किसी एक कॉन्टिनेंट का उसके ऊपर दबदबा ना हो, वो सबके लिए अवेलेबल हो, तो ही जो है हम विश्व का कल्याण जो है सब मिलकर कर सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आलोक पांडे जी, बातें होती हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि यहाँ जिक्र ये हुआ कि जब सबका साथ सबका विकास का जिक्र उन्होंने किया, तो कई ऐसे अलग अलग देशों के साथ जो स्थिति हैं, समझौते हैं, वो नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, टेबल पर आने से पहले ही बिगड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या वाकई में सामंजस्य जो है वो बैठ सकता है G20 के माध्यम से, जो कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से? देखिए हेमंत जी, भारत तो सदियों से सबके साथ समन्वय बनाता रहा है। दुनिया के हर संस्कृति के साथ हमने समन्वय बनाया, लगभग दुनिया के हर देश के साथ हमने समन्वय बनाया। आज अभी वर्तमान में देख लीजिए, अमेरिका जो है वो भारत का मित्र है और रसिया भी भारत का मित्र है। यानी दुनिया के दो अलग अलग ध्रुव जिनको लेकर के लड़ाई हो रही है, वो भी दोनों भारत के साथ अपने अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। बिल्कुल। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबके साथ समन्वय बना सकता है। हेमंत जी, एक बात और, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, वो लोकल से ग्लोबल हो रहा है। अभी तक भी इंडिया के अंदर इसे लागू कर रहे थे,
लेकिन आप ग्लोबली देखेंगे ग्लोबली ये G20 नारा के दे मीटर दिया। में जी, अब हमने इसे ग्लोबल कर दिया है, ग्लोबली इसको एक्सेप्ट करवाएंगे और इससे धरती जो है ज्यादा पीसफुल तरीके से रह पाएगी, ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा पाएगी। जो हथियारों की होड़ पे हम पैसा खर्च करते हैं, अगर भारत ग्लोबल लीडर बनता है तो उतने हथियारों की संभवतः आने वाले सदी में या आने वाले दशकों में उतनी शायद जरूरत ही न रह जाए धरती को। हाँ। युद्ध की धरती से हम शांति की धरती की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके लिए भारत का सत्ता होना जरूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि G20 आप देखिए, केवल ऐसा नहीं भारत ने किया था, भारत ने 140 करोड़ लोगों को G20 से जोड़ दिया। इसके पहले जितने भी मीटिंग होती थी G20 की, वो केवल ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी। अब ये G20 ऐसा है कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में कल्चरल प्रोग्राम, क्विज प्रोग्राम, करोड़ों लोगों को भारत ने G20 के साथ जोड़ा, पूरी धरती को 142 करोड़ लोगों के साथ जोड़ दिया। तो ये भारत की बड़ी सफलता है कि जो एक छोटा सा प्रोग्राम या एक अनइंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता था, उसको एक इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज किया और पूरी धरती को भारत से पूरे कनेक्ट कराया और ये बताया, इवेंट ने ये तक बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होता है भारत में। दुनिया के G20 के लोग आए, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखने गए और न केवल देखने गए बल्कि उनको उसमें रुचि दिखाई कि उसके साथ भारत के साथ वो इंपोर्ट करें उन प्रोडक्ट्स को या भारत के साथ आयात करें उन प्रोडक्ट्स को। हाँ, नहीं, लेकिन रशिया की दूरी, चाइना की दूरी, लेकिन उसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन का जो वॉर को लेकर जो एक आर्थिक नुकसान होता है, आर के भार्गव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जो आर्थिक नुकसान दरअसल न केवल उस कंट्री को होता है बल्कि आसपास की कंट्रीज को भी इसका फर्क पड़ता है और हिंदुस्तान तक वो फर्क हमने देखा जब रशिया यूक्रेन की स्थितियां बनी वॉर वाली। तो क्या इसको लेकर इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं, आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। लगातार जो कार्रवाई दरअसल चल रही है वो कार्रवाई और बायलैटरल टॉक जो है वो हुई और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है और यही वजह है कि मीडिया से आग्रह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि जो टॉक है वो की जा सके आसानी के साथ। आर के भार्गव जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। मेरा सवाल ये कि क्या रशिया यूक्रेन के साथ जो स्थितियां बनी हुई थी जिससे आर्थिक बड़ी चुनौतियां बढ़ गई, न केवल उन दोनों देशों के लिए बल्कि आस पड़ोस के देशों के लिए भी, हिंदुस्तान तक इसका फर्क पड़ा, तो इस पर भी टेबल पर बैठकर चर्चा हो, ग्लोबली इसको भी समाप्त करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा सके, ये भी एक स्थिति बनेगी क्या? स्थिति बनेगी नहीं, ये स्थिति उसमें बनी हुई है। क्योंकि देखिए, जो भी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध है जी, उससे तकरीबन सभी देशों के ऊपर कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट उसका आ रहा है और हर आदमी चाहता है या हर देश चाहता है कि इतना जल्दी से जल्दी हो, खत्म किया जा सके जी। लेकिन किस तरह से खत्म किया जा सके, इसके ऊपर कोई एक देश की बात सारे दूसरे देश मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और खास तौर से यूक्रेन और रशिया दोनों ही, तो ये एक ऐसा सलूशन चाहिए जिसके ऊपर दोनों एक लाइन पर आ सके, एक टेबल पर आ सके। नहीं, जब स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो भार्गव जी, तो फिर वो ये जो वॉर वाली स्थिति है वो तो समाप्त ही होगी ना, वो तो कहीं बढ़नी ही नहीं चाहिए, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है जी। ठीक है, अगर इतने देश मिलकर के उसके ऊपर कुछ विचार करें, कुछ सोचे कि इस स्थिति को किस तरह से दूर किया जा सके या किस तरह से निपटाया जा सके, किस तरह से रशिया के ऊपर प्रेशर डाला जा सके या उसे ये कन्विंस किया जा सके कि किस तरह से इस वार को खत्म किया जाए, साथ ही यूक्रेन को भी इसके ऊपर कन्विंस किया जा सके कि इसको किस तरह से खत्म किया जा सके, तो उसमें पूरे विश्व का ही फायदा है। और जब इतने देश एक जगह पर जुड़े हैं तो इस बात को टोटली नजरअंदाज किया जाए ये संभव नहीं है। किसी ना किसी लेवल पर
हर देश जो उससे इफेक्ट हो रहा है वो इसके ऊपर वहां पर विचार कर रहा है, और उसका कहीं ना कहीं अभी नहीं तो हो सकता है कुछ समय बाद इसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। बहुत से देश यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर जो स्थिति पैदा होगी उसके ऊपर जाकर के वापस इसके बाद विचार करेंगे। हाँ। विचार करने के बाद ही इसका सोल्यूशन आ सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही विचार होगा तो युद्ध बंद हो जाएगा, या यहाँ से जाने के तुरंत बाद कोई ऐसा सोल्यूशन आ जाएगा जिससे बंद हो जाए। हाँ। ये युद्ध है, टाइम लगेगा, समय लगेगा, और कब तक समय लगेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। नहीं, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध की चर्चा हुई तो तीसरे युद्ध की चर्चाएं पूरी होनी शुरू हो गई थी। इस तरीके का एक माहौल बन रहा था, लेकिन अब कम से कम ऐसी स्थितियां बने, G20 से एक मैसेज देने की कोशिश दरअसल की जाए हिंदुस्तान के अंदर से, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का जो स्थितियां यहाँ से बनी हैं वो मैसेज दरअसल विश्व तक जाना चाहिए, और रशिया तक भी वो मैसेज पहुंचे, यूक्रेन तक भी वो मैसेज पहुंचे कि सब जगह शांति रहनी चाहिए। यही वजह है कि आर्थिक स्थितियां मजबूत तब होंगी जब आप इस तरीके के युद्ध को विराम दे पाएंगे, तभी सारे चैलेंजेस से पार पाया जा सकेगा। वही सवाल मेरा कमांडर साहब आपसे भी है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति बनेगी? हेमंत जी, देखिए ऐसा है, अगर हमें कोई भी सुलह करनी होती है तो हमें डिटेल में जाना पड़ता है। हाँ। मैं आपका ध्यान हेमंत जी आकर्षित करना चाहता हूँ 1962 की, जब रशिया ने क्यूबा में, जो फ्लोरिडा से अमेरिका की बाउंड्री से 140 मील की दूरी पे है, वहां जब मिसाइलें तैनात कर दी थी निकिता क्रुश्चेव ने, तो कैनेडी ने क्या कहा था, निकालो मिसाइलों को, हमारे बॉर्डर पे आप कैसे रख रहे हैं न्यूक्लियर मिसाइलें, हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे, आप समझते हैं? तो मेरे घर पे आप आए तो मैं आपको आने नहीं देता हूँ, और आप रशिया के घर पे बॉर्डर पे यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना के मिसाइल रखना चाहते हैं, तो हमें समझना ही पड़ेगा सुलह कब होती है। कल बात हम कर सकते हैं, सुलह करो, शांति करो। सवाल ये है कि अभी क्या हो रहा है कि ये गलती नेटो की है, गलती यूक्रेन की है, गलती नेटो की है, गलती यूरोप की है। और यूरोप अंदर से पिछ रहा है और मोरा बना दिया यूक्रेन को, यूक्रेन खत तबाह हो रहा है। क्योंकि तबाही की तरफ बुरी तरह बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन उससे सामना नहीं कर पा रूस से। आप देखना धीरे धीरे 3-4-6 महीने में अपना आप सुलझेगा, नहीं तो इसे बातों से सुलझता नहीं है। और सेकंड चीज आपने कही, इस वॉर से इकोनॉमी को फर्क पड़ा। आपको पता होगा शायद पूरी दुनिया का 40% गेहूं यूक्रेन और रूस उस एरिया से आता है। जैसे अभी इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इंडिया के अंदर सबसे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से राइस का। अभी हमने राइस एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो दुनिया में पढ़ाई तरह बची हुई है। सेम वे वीट एक्सपोर्ट होने से आपको मालूम है इंडिया से काफी वीट एक्सपोर्ट हुआ है, तो नुकसान भी है, इकोनॉमी में फायदे भी हैं। पर बड़ी अच्छी बात आपने जो ये कही G20 में, ठीक है, ऐसा है, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके ऊपर विश्वास, क्रेडिबिलिटी कितनी है। देखिए कोविड के टाइम इंडिया ने वैक्सीन फ्री दी, किट्स दिए, फ्री दिए, ठीक है। इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, इंडिया को ज्ञानदार समझा जाता है, इंडिया के प्रति ट्रस्ट है। मैं तो अदानी पोर्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, और उसकी शुरुआत भी करी। जब बात कही तो ट्रस्ट डेफिसिट का जिक्र उन्होंने किया देश के प्रधानमंत्री ने, सभी देशों के लिए। अभी आपको पता है जब पावर प्लांट अदानी साहब लगा रहे थे मुंद्रा में, देखा मैंने तो जनाब चाइना से जो प्लांट मशीनरी आती है जनाब, उनके वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियन, छोटे मोटे वर्कर्स सब चाइनीज ही आते हैं। तो यही काम होता है, जंजीबार में रेलवे लाइन बना रहा है चाइना, तो उनके रोड में लोकल बंदे को काम नहीं मिलता है। आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनी है चाइना, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सारे चाइनीज काम कर रहे हैं। मतलब क्या है, लोकल बंदे को फायदा नहीं होता है। वो हवन टोटा में श्रीलंका में पोर्ट बना दी, नेवी का रिचार्ज कमांडर, तो पोर्ट बना दी, वो पोर्ट में बिजनेस नहीं है। तो अमेरिका ने, चाइना ने क्या कहा, आप हमें हमें इसके ऊपर पूरा कंट्रोल दे दो, धरती हमें दे दो। तो ये काम पूरे साउथ अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में कर रहा है चाइना, और पूरे अनडेवलप्ड कंट्री में कर रहा है चाइना। इंडिया के प्रति बहुत विश्वास है लोगों को, और इंडिया उभर रहा है। तो मेरी समझ में क्या है, और अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में यही है क्या, इंडिया जो उभर रहा है चीन को दबाने के लिए इंडिया को सपोर्ट करे, और अच्छी जो पॉजिटिव चीज उभर रही है, उसमें कुटुंब उभर रहा है, विश्वासु देश उभर रहा है, उसकी नेता में उसकी लीडरशिप को बढ़ावा दिया जाए, तो इसके चलते ये चीज आगे बढ़ेगी। जी ठीक है। मैं लौट रहा हूँ भूषण साहब आपके पास। हमारे साथ आलोक पांडे जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक जी, ये पहला सेशन जो है वो वन अर्थ पर था, जो कि समाप्त हो गया। अब दूसरा सेशन जो है वन फैमिली पर जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले देश के प्रधानमंत्री ने यह जिक्र किया। किस तरीके से देखें वन अर्थ और फिर वन फैमिली, और फिर उसके बाद कल का अगर सेशन का जिक्र करें तो वन फ्यूचर का जिक्र उन्होंने किया है, ये थीम रखी है इस बार G20 की।
देखिए वन अर्थ बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल चीजों पे आएगा। वन अर्थ में देखिए धरती की सबसे बड़ी समस्या इसमें जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के आएगी। हाँ। ठीक है, धरती का बढ़ता टेम्परेचर बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे भी जूझना है। रशिया यूक्रेन वार एक समस्या है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा ध्यान इस समस्या की तरफ ज्यादा है, जबकि इससे भी एक बड़ी समस्या है जिसका ध्यान हमें लगता है कि इंडिया आकर्षित करेगा, वो है चाइना और चाइना की बढ़ती एरोगेंसी। रशिया उतना ताकतवर राष्ट्र नहीं रहा कि वो अपनी इस तरह से धरती को चला लेगा। रशिया तो कह रहा है कि मेरे देश बॉर्डर पे नाटो ना है, लेकिन चाइना तो पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा, दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, और अगर कोविड नहीं आया होता तो हो सकता है तो अमेरिका को पछाड़ के नंबर 1 इकोनॉमी बन जाता। और नंबर 1 इकोनॉमी के साथ वो लॉबिंग करेगा और पूरी धरती को बहुत ही एरोगेंट तरीके से चलाएगा। तो सारा ध्यान चाइना की तरफ होना चाहिए। रशिया यूक्रेन समस्या वो समय के साथ अपने आप सॉल्व भी हो सकती है, लेकिन चाइना की समस्या जो है ये एक बड़ा विकराल रूप लेगी। चाइना क्योंकि नहीं, हम चर्चा करते थे आलोक जी, तो ऐसी स्थिति थी कि चाइना को अलग थलग कर दिया, लेकिन G20 में तो वो खुद नहीं वहां पर शामिल हुआ, वो ऑलरेडी अलग थलग है, ये स्थिति है क्या? हमने अलग थलग किया तभी तो वो नहीं आया। चाइना के जब राष्ट्रपति यहाँ नहीं आते हैं, इसके बहुत सारे मायने हैं। जब हम कमजोर होते हैं तो हम उन लोगों से मिलना बंद कर देते हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर थे। बिल्कुल। जब वो ब्रिक्स में जा सकते हैं और G20 में नहीं आ रहे हैं, जहाँ दुनिया में 70-75% ट्रेड होता है, जहाँ दुनिया की 66% पॉपुलेशन उन देशों पे रहती है, जहाँ 80% से ज्यादा GDP कवर होता है, तो चाइना की कमी है। भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चाइना नहीं आता है। एक अपने आप कहावत है कि सूरज की तरफ अगर हम थूके भी तो क्या फर्क पड़ता है, वो थूक उसी के ऊपर आता है। बिल्कुल। तो भारत धरती का उगता हुआ सूरज है, चाइना उसे नहीं रोक सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये आलोक जी, ये बात क्या संभव है कि बिना चाइना के आगे बढ़ा जाना अब बहुत ज्यादा आसान हो चला है? उस दिशा में भारत जो है वो लगातार इस पर काम कर रहा है और अमेरिका भी इसके साथ खड़ा है, ये स्थिति है। नहीं, चाइना के साथ वर्तमान में तुरंत ब्रेकअप तो नहीं हो सकता, लेकिन धरती इस बात के लिए तैयार हो रही है कि चाइना का विकल्प बहुत जल्द हमें ढूंढना होगा, और वो अल्टरनेटिव सिर्फ भारत है। देखिए अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में कोविड ने सारी चीजें बदल दी, वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक दो देशों के हिसाब से नीतियां नहीं बनती। इसलिए चाइना पूरी दुनिया के साथ उसके आर्थिक संबंध थे, चाइना से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन कोविड के बाद जो चाइना की खलनायक वाली छवि आई है, उस छवि के बाद सारे देशों को बहुत नुकसान हुआ है। तो दुनिया की सारी वैश्विक शक्तियां इस बात को मानने के लिए बाध्य हुई हैं कि हमें चाइना का विकल्प किसी कीमत पर चाहिए, और वो विकल्प भारत बनने के लिए तैयार है। और दूसरा ये कि भारत क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, भारत में ऑटोक्रेसी नहीं है। भारत वस्तु कुटुंबकम को न केवल बात करता है बल्कि जीता है। भारत किसी देश पर आक्रमण स्वयं नहीं करता है। तो भारत के विकसित होने पर, भारत के मजबूत होने पर दुनिया में कहीं युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन चाइना के मजबूत होने पर युद्धरत हो जाएगी धरती। तो इसलिए धरती चाइना के साथ अब कंफर्टेबल नहीं है। दुनिया की विश्व शक्तियां चाइना के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो भारत के साथ कंफर्टेबल है। इसलिए अब 21वीं सदी भारत की सदी होगी और G20 से इसकी शुरुआत है। बिल्कुल, और वही बात जो सबसे पहले शुरुआत में अश्विनी राणा जी ने भी कही कि बड़ी चालाकी के साथ कई छोटे छोटे विकासशील देशों पर कब्जा करने की जो नीयत है, जो चालाकी वो अमूमन करता है, ये दबाव बनाकर क्रेडिट के जरिए, डेब्ट्स के जरिए, वो कम से कम खत्म हो सके, उस दिशा में इस पर भी दरअसल बातचीत होनी चाहिए। अश्विनी जी, क्या लगता है इस दिशा में अब आगे कदम उठाया जा सकेगा? चाइना का जो जाल है उनसे इन देशों को बचाया जा सके, क्योंकि ग्लोबली G20 में जो देश पहुंचे हुए हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान ने कई देशों को निमंत्रण भी दिया और विकासशील देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश भी की गई इसके माध्यम से। बिल्कुल, क्या है कि अभी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है वो चाइना के किसी ना किसी कारण से त्रस्त है, और उसमें सबसे बड़ा जो त्रस्त होने का कारण रहा वो कोविड रहा। सभी को पता है किस प्रकार से कोविड कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और उसकी जो क्या सोच थी सभी देशों को नीचे करके, और वो अपनी अर्थव्यवस्था का ऊंचा करना चाहता था। लेकिन इसके उल्टा भारत में है, भारत का सोच वैसी नहीं है। भारत सहयोगी की भूमिका में रहकर सबका साथ सबका विकास करना चाहता है। तो अब सबकी नजरें भारत पर हैं, और उस ढंग से भारत उस भूमिका में आ चुका है, और सब लोग चाहते हैं। इसीलिए बाकी जो देश हैं, क्या है कि चाइना ने जो एक सप्लाई चेन का काम बनाया हुआ था, जो इतनी प्रोडक्शन वहां पर होती थी और पूरे विश्व में वो जाता था,
वो बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो उसके लिए भारत की तैयारी है, भारत कर रहा है और बाकी देश भी उसका सहयोग करेंगे और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पर आकर अपना उत्पादन शुरू करेंगे। तो उससे बाकी सभी लोगों को फायदा होने वाला है। भारत को तो होगा ही होगा, भारत की अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ेगी, लेकिन उन देशों को भी जो है लाभ होगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना का होना और उनका इस बैठक में शामिल ना होना, तो क्या ये चीजें पैरेलल चल सकती हैं? ये ऐसी स्थिति लगती है सर अश्विनी जी? बिल्कुल। कारण क्या है कि मैंने जैसे पहले कहा कि चाइना इस समय उस स्थिति में नहीं है। वो अपने यहाँ भी क्या है कि वो जिस प्रकार से वहां पर सत्ता वो चला रहे हैं और उस प्रकार से जो उनकी देश की आर्थिक स्थिति बनी हुई है, तो वो जो लोग हैं वो देश से नहीं निकलना चाहते और लोगों को फेस नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि वो इतने लोगों को फेस करने से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार की ये प्लानिंग हो सकता की होगी। लेकिन वो अभी वो जो पोजीशन थी चाइना की वो नहीं रहने वाली है। आप देखिए कि एक के बाद एक उनके जो किले हैं, आर्थिक हैं या दूसरे हैं, वो ध्वस्त होते जाएंगे। तो उस कारण से जो है उसकी स्थिति विश्व में वैसी नहीं रहने वाली। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका विकल्प जो है उस प्रकार से भारत ही हो सकता है और बाकी देश भी चाहते हैं, बाकी लोगों को, बाकी देशों को भी उसका लाभ होगा। और इस मामले में जो यूएस है, यूएस भी उसके लिए प्रयासरत है ताकि वो भारत को सपोर्ट करके और भारत को भी आगे लाकर। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से दरअसल कहा भी गया कि हम उम्मीद करते थे कि हमें उम्मीद थी कि आप आएंगे, लेकिन आप नहीं आए, आगे जरूर मुलाकात होगी, ये जिक्र जरूर उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन मैं आर.के. भार्गव जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि आर्थिक गठबंधन के तौर पर उनका ना होना, चाइना का ना होना, क्या ये कोई चैलेंज भी रह सकता है G20 के लिए या फिर आने वाले वक्त के लिए? क्योंकि दूसरी बड़ी इकोनॉमी है चाइना के ना होते बहुत अंतर तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत से देश जब आएंगे यहाँ पर चाहे ये करके आएंगे यहाँ पर चाइना के उनको चीजों को करने का डिस्कशन लेकिन अगर चाइना का प्रमुख नहीं आया, शी जिनपिंग नहीं आया, तो इसके ऊपर चीज पे बात करना। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उससे टोटली जो है कट आउट हो जाए, क्योंकि नहीं, आर.के. जी आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही। मैं एक बार फिर दोबारा से आपसे संपर्क करूंगा। यही सवाल डॉक्टर भूषण जी आपसे मेरा है कि आर्थिक रूप से सशक्त चाइना और उसका टेबल पर ना होना, बैठक में शामिल ना होना, G20 में ना पहुंचना, कहीं कोई इसका इफेक्ट है या फिर नहीं, बड़े आसानी के साथ आगे चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी? हेमंत जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतना बड़ा प्लेयर ऑलमोस्ट बाय पीपीपी टर्म्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी आज भी चाइना है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जी। आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरी समझ में क्या होता है वर्ल्ड अफेयर्स में दुश्मन से भी बात करने के चैनल को ओपन रखने चाहिए। अगर चाइना समझता है G20 वेस्टर्न डोमिनेटेड ब्लॉक है, उसके बावजूद वो चाइना को आना चाहिए था, जो उनके कारण रहे होंगे, ठीक है। मेरी समझ जरूर उनको समझ आएगा कि नॉट टू ब्रेक द डायलॉग। अभी नहीं तो अगली बारी आएंगे, हर साल तो होता ही है, बदलता है। G20 समिट की लीडरशिप जॉब हो जाएगी। मैं आपको एक बार ध्यान ही कहना चाहता हूँ, देखिए हर 800 करोड़ आबादी है धरती पे और 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। हर पांचवा नागरिक दुनिया का हिंदुस्तानी है और हमारा इतनी ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारी गल्फ में भी सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, बहरीन हो, कतर हो, अफ्रीका हो, हर जगह हमारी दोस्ती है। तो कहना ये है कि पावर भी चाहिए, बिना शक्ति भक्ति नहीं होती। पावर भी चाहिए जो हम ग्रो कर रहे हैं और चाइना के सामने खड़े हो रहे हैं, और मिलिट्री भी पावर भी चाहिए, पर डील करने का तरीका ऐसा हो कि सबको आप देनादार लीडरशिप दे सकें, और वो चीज चाइना नहीं दे सकता है। चाइना दबाना चाहता है और इंडिया जो है काम नहीं करता है। इसलिए इंडिया की लीडरशिप एक्सेप्टेबल होगी और ये चीज आगे बढ़ेगी और इंडिया की सेंचुरी जो है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी देखा आपने एक अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स की रिप्रेजेंटेटिव है, वो हिंदी में बात कर रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि 10 साल के बाद शायद आप भी ये पूरा G20 हिंदी में ही हो तो पता लगे भी हाँ हिंदी आ गई। अब तो समोसा और पकौड़े तो खाते ही हैं अंग्रेज लोग आजकल। बिल्कुल
बिल्कुल, यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि जैसा देश वैसा भेष वाली स्थिति यहाँ पर भी मेहमानों को करने पर मजबूर कर देती है। हमने देखा कि किस तरीके से थिरकने पर मजबूर हो गए विदेशी मेहमान जब दरअसल सरजमी पर उतरे। हमने वो तस्वीर भी देखी। जी, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें, यूके में अभी सोने की इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिका में कितने डायस्पोरा हैं, पूरे वर्ल्ड में। मैं टेलीविजन में 3 साल काम किया तो वहां तो एमडी से मेरी बात हुई, वो कहते हैं नहीं मिस्टर भूषण आप देखना, ये मैं 2006 की बोल रहा हूँ, 10-15 साल में इंडिया विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो कैसे, हम तो इतना इकोनॉमिकली एडवांस नहीं है। हाँ। तो आपके जो इंडियंस है हर कंट्री में मौजूद हैं टॉप लेवल्स पे, और हर कंट्री में वो एज ए गुड सिटीजन बनते हैं, कंट्रीब्यूटिंग, वायलेंस नहीं, क्राइम नहीं। इसलिए उनकी आपकी इंडिया की साख पूरी दुनिया में छाई हुई है। फिजी की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया बात कर ले, तो हाँ। ये चीज आगे आ रही है। तो इंडिया के प्रति इंडिया अप्रोच, इंडियन थिंकिंग, तो किसी को अटैक नहीं करना है हमने, जस्टिस से काम करना है। ये चीजों को इन चीजों की दुनिया को जरूरत है, इसलिए इंडिया आगे बढ़ेगी। और लोग वो है हर जगह, हमारे हर कंट्री में लोग हैं इनके ऊंचे। लगता है आर के भार्गव जी से एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा उनसे संपर्क करने की, लेकिन एक सवाल और भूषण जी आपसे मेरा, कि जो मुलाकात दरअसल हुई तमाम अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ, हमने देखा वेलकम किया देश के प्रधानमंत्री ने, किसी से हाथ मिलाया, गर्मजोशी के साथ किसी से गले भी वो मिले। इस केमिस्ट्री को किस तरीके से डिफाइन करें हम? ऋषि सुनक हो, जो बाइडेन हो, या फिर ट्रूडो हो, जस्टिन ट्रूडो हो, और भी कई जापान के पीएम हो। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है मन जी, तो होना ही चाहिए। देखिए सब्सटेंस एंड स्टाइल, अंदर की क्वालिटी भी बाहरी क्वालिटी दोनों चाहिए दुनिया में। तो बाहर की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इसी से छोटे मोटे डिफरेंसेस तो हट ही जाते हैं और एकदम क्लोजनेस आती है, एक बॉन्डिंग होती है। तो बहुत ही अच्छा काम है, होना चाहिए। आप हर चीज को फॉर्मली ऑफिशियली करते रहे तो शुरू में मोदी जी गले मिलते थे, लोग अरे गले मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। दुनिया गले मिल रही है। मैंने देखा है जब और सऊदी अरेबिया के आए MBS, तो वो भी खुद इनिशिएटिव लेके मिल रहे हैं, जैसे उन्होंने सल्यूट किया बाइडेन साहब ने। तो ये बॉन्डिंग से कई चीजें मतलब क्लोजनेस लाती है, फ्रेंडशिप लाती है, तो बहुत अच्छी चीज है। तो इंडिया ने अच्छा एक सिस्टम सेट किया है। मैं इसमें तुर्की को भी जोड़ रहा हूँ। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब जो है उनसे हाथ मिलाया, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं जो केमिस्ट्री दरअसल और राष्ट्राध्यक्षों के साथ। आप ठीक कह रहे हैं, पर ये तो पांच उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई दिल में और लेके घूम रहा है, उनके तुर्की में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई पूरी तरह बढ़ रही है, इकोनॉमी पूरी तरह गिर रही है। हाँ। तो कई कारण हो सकते हैं और चाहते हैं हमेशा इस्लामिक ब्रदरहुड कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें। बिल्कुल। यानी कि वो चीजें जो हैं वो साफ तौर पर तस्वीरों में समझ में आ जाती हैं, दिख जाती हैं। ये बात आप भी कहना चाहते हैं, शायद मैं वही सवाल लेना चाह रहा था आपसे। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आर के भार्गव जी। आप आवाज मिल रही है सर मेरी आपको? अभी ठीक आ रही है जी। आर के भार्गव जी, वही सवाल जो मैंने पहले किया था उस पर जवाब आप दे दीजिएगा। उसके साथ साथ हम केमिस्ट्री पे चर्चा कर रहे थे कि तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ देश के प्रधानमंत्री ने जब मुलाकात की, हैंडशेक किया, कहीं गर्मजोशी के साथ गले भी लगा लिया, चाहे जो बाइडेन हो या फिर ऋषि सुनक हो। किस तरीके से इसको देखें आगे के लिए, कितना बेहतर हिंदुस्तान के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं चाइना के ऊपर ही आता हूँ। हाँ। तो हम कह रहे थे कि चाइना के ना आने से क्या अंतर पड़ेगा जी। तो देखिए थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ता है, क्योंकि जब इतने देश इकट्ठा होते हैं तो वहां पर जो भी ट्रांसपायर होता है उसका हर देश के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ता है जी। लेकिन और खासतौर पे चाइना, क्योंकि वो आज की तारीख में वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी है, तो वो भी अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है, दूसरे देश भी व्यापार अपना बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक चाइना का सवाल है, वो उसको किस तरह से देखता है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। पहली चीज तो G20 ऐसा नहीं है ये 5 साल बाद आने वाला कोई बिल्कुल इवेंट है। हर साल ये आता है, हर साल उसको मौका मिलता है। अगर इस साल नहीं तो अगले साल भी उसको मौका मिलेगा, जो कुछ उसने अभी खोया है उसको दोबारा से गेन करने का। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर हम ये कहें कि जो भी कुछ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो इसी G20 में होंगे, वो भी गलत है। हर देश दूसरे देश के साथ में अपने इकोनॉमिक रिलेशन को अलग रखता है, अलग रखता है, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन होगा इसके बाद वो बंद हो जाएगा। भाई आज नहीं होगा, 1 हफ्ते बाद दोबारा, 15 दिन बाद दोबारा, 2 महीने बाद, ये प्रोसेस चलता रहता है। वही चाइना का भी ऐसा नहीं कि उसके लिए रास्ते बंद हो गए या दूसरे देशों के उसकी तरफ से रास्ते बंद हो गए। नहीं, मेरा सवाल उस संदर्भ में था कि 80% GDP पर अगर आप इन देशों को लेकर चल रहे हैं और उनका ना होना, मैं उधर ले जाना चाह रहा था, क्या हम वहां पहुंच रहे हैं? क्या उनके ना होने से कहीं कोई फर्क पड़ेगा? मैं ये चाह रहा था। हाँ, जी। फर्क ये पड़ेगा कि देखिए चाइना की एब्सेंस से जो दूसरा देश यानी खासतौर से भारत वहां मौजूद है, वो उसकी जगह को भर करके
वहां पर उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। और ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा उन देशों के साथ में अपनी अप्रोच बढ़ाने का, अपनी इंटरेस्ट बढ़ाने का, जो कि अभी तक चाइना के कब्जे में थे या चाइना की तरफ टिल्ट होने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जो 80% का हिस्सा है जिसपे चाइना का जो भी हिस्सा रहा, हम उसपे से टुकड़ा चुराने की पोजीशन में होंगे, या आप कह लीजिए कि चाइना को उस जगह पर हम थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में होंगे, या अगर मैं उसको पॉजिटिव सेंस में कहूं तो हम उसका फायदा उठाने की, उसका लाभ उठाने की पोजीशन में आज, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देख सकते हैं, आपका ये कहना है। देखिए, कोई भी देश जी कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहले अपने देश का हित होता है, और जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है, अगर वो देश उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाता तो उस देश का कोई आगे भला नहीं हो सकता। हम उसको ये नहीं कह सकते क्या भगवान ही उसको सब कुछ देखेगा। जी ठीक है अश्विनी राणा जी, क्योंकि ठीक है, कुछ कह रहे हैं भूषण जी, कुछ कह रहे हैं। हाँ, आपकी परमिशन हो तो मैं कह दूं जी। आपका एक पॉइंट ठीक है, चाइना नहीं आई, पर मैं कहूँगा चाइना आई भी तो है। ठीक है, जी साहब नहीं आए, हाँ बिल्कुल, उनका भी इतना नहीं है, तो वो भी एकदम तोड़ के नहीं बैठे हुए इससे, मतलब सिस्टम इज नॉट लिंक इज नॉट फुली ब्रोकन। वो दरअसल मैसेज कूटनीतिक तरीके से है, उसका मैसेज अलग एक जाता है शी जिनपिंग का ना आना। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात है कि वो उनकी एब्सेंस नहीं है, वो प्रेजेंट है, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, इसमें कोई दुराई नहीं है। एक आखिरी सवाल आलोक जी मैं आपसे कर लेता हूं, अश्विनी जी के पास भी मैं जा रहा था अश्विनी जी, लेकिन मैं एक बार पहले एक सवाल आपसे कर लूं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, तारीफ देश के प्रधानमंत्री करी, सरकार की भी तारीफ की गई, उनके आने से पहले एक ट्वीट उन्होंने कर दिया। कितना बड़ा ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इसको माने हम, अश्विनी जी? क्या 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 प्रश्न था? IMF का अगर मैं जिक्र कर लूं, वर्ल्ड बैंक की अगर जिक्र कर लिया जाए, UPI को लेकर एक ट्वीट भी किया गया था और हिंदुस्तान की इसमें तारीफ भी हुई। ये कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए? नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा ना, जैसे कि भाई डिजिटलाइजेशन को या टेक्नोलॉजी को देश ने जिस प्रकार एक्सेप्ट किया है और उसके अंदर जो उसका विकास किया है, तो वो सभी लोग आज उस चीज को मान रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनको भी वो टेक्नोलॉजी मिले। हालांकि बहुत विकसित देश थे, लेकिन उनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। और मुझे वो बात ध्यान आती है कि जब इस प्रकार UPI लाने की बात कही गई थी, तो देश के कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया था। हाँ। लेकिन आज वो समझ रहे होंगे कि बिल्कुल इसकी ताकत जो है वो विदेशी जमीन तक है, और यही वजह है कि उन्होंने इस समिट से पहले ही उनकी तारीफ कर दी। ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, माफी के साथ रोक रहा हूं आलोक जी, हालांकि एक सवाल था, लेकिन हो सकता है आगे हम इसको लेकर जरूर आएंगे। वक्त की बेहद कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूषण जी आपका बहुत शुक्रिया, RK भार्गव जी आपका शुक्रिया, अश्विनी जी आपका शुक्रिया, आलोक पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर पहला सेशन खत्म हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने अभी सामने आए थे। हालांकि दूसरा सेशन जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि वन फैमिली पर है। कल की अगर बात करते हैं तो वो दरअसल वन फ्यूचर पर है। चर्चाएं हो रही हैं, उम्मीद है कि G20 के इस मंथन से देश का और विश्व का भला होगा। इसके साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।